हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगा रहे थे, ठीक ना। तो उसका हाफ पीछे वीडियो में अपलोड हो चुका था और आज का वीडियो में उससे आधा जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका मूल बोल रहा है। मूल मतलब इसका रूट्स के कैसा नेचर होता है, प्रकृति मतलब रूट्स की नेचर पूछ रहा है, मतलब प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें अगर खोजे तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, बी बराबर क्या है -1 और सी बराबर क्या है 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी इक्वल टू रख देते हैं तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा -1 का होल स्क्वायर -4 गुना में 1, ए का 1 सी का 7। तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, डी इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा और ये 28 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना निकला -27। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि डी का जो मान है 0 से भी क्या आया है हमारा छोटा आया है, कि -7 भी 0 से भी छोटा होता है। तो जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो हम लोग को याद होना चाहिए कि इस आधार से इससे क्या होता है कि डी जब छोटा होता है 0 से तो ऐसे समीकरण कहा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तब ऐसे में क्या होगा, कोई भी इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना में 2 का अधिकतम घात क्या है। घात का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पावर या डिग्री बोल सकते हैं, यही ना। तो इतना का पूछ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। तो 1 4 4 0 का अभाज्य गुणनखंड कैसे देते हैं, तो इस तरह से देते हैं 2 से 7 बार में, 2 बार में, 0 बार में, फिर 2 से 3 बार में 6 0, फिर 2 से 1 18, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, ठीक है, फिर 3 से 15, फिर यहाँ से 15 से 3 देंगे तो 5, 5 से 1, यही है ना। तो यहाँ पर हमको 2 से पूछा है तो 2 का लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हम 1 4 4 4 0 का सारा गुणनखंड लिखे तो 2 में 1 2 3 4 5, 2 पे मैक्सिमम पावर कितना, हमको 2 का पूछा है तो 2 का सिर्फ लेंगे। तो 2 पे ये इसी को तो बोलते हैं घात। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम घात कितना 5 है 2 का, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु पी बिंदु एक आपको पी दिया हुआ क्यू और उसका वैल्यू मान दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य पूछा है तो इसका एक चित्र अगर हम ड्रॉ कर ले तो ये मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। बिंदु P का मान आपको -2 और 8 दिया हुआ है, इसका मान -6 और -4 दिया हुआ है, ठीक ना। और इस बिंदु को बोल रहा है कि इसका मिडिल में एक बिंदु और है, इसका मान लीजिए x और y मान लेते हैं, इसका मान होगा बिंदु का को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो ये r का मान आपसे ये मध्य में है तो इसका पूछ रहा है, ठीक ना। तो जब मध्य बोल देता है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मध्य होता है तो इसका मान भी 1, इधर का भी मान भी 1 हो जाता है। तो x निकालने के लिए r बिंदु का x निकालने के लिए मतलब x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि इसका x और इसका x, ठीक है, माइनस ये x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला होता है। तो x2 यहाँ पर क्या है -6 और यहाँ पर
प्लस यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ -6 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा -8/2, इसको काटेंगे तो -4, ठीक है। अब y निकालना होगा तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर होगा -4 और +8 और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 4/2, तो मतलब यहाँ से कटा तो 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर r जो बिंदु है उसका x और y का मान कितना निकला, उसका मान निकला -4 और 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बिंदु का वैल्यू x1 y1 है, बी बिंदु का x2 y2, सी बिंदु x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो इनके केंद्रक का निर्देशांक है, तो इनका केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तो सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट होता है, ठीक ना। एन होता है केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है आपका यही होता है, ठीक ना। फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो फॉर्मूला भी आपको देख के रखना है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव है, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, बताइए। किसी त्रिभुज में निम्नलिखित के लिए कौन सा संभव है, तो मान लीजिए कोई भी हम त्रिभुज लेते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा आता है हमेशा बार बार। तो ABC कोई त्रिभुज लिए, तो दो अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। न्यून कोण मतलब लेस देन 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 से बड़ा और दो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री के बराबर। तो एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज का एंगल A प्लस ए त्रिभुज मान लीजिए ABC लेते हैं, तो एंगल A एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर उसमें दो समकोणे हो जाएगा, मान लीजिए एंगल B समकोण एंगल C समकोण है, तो यहीं पूरा गया, तो इसका कोई काम नहीं हुआ। तो एंगल कभी 0 हो सकता है, एंगल A कभी भी 0 हो सकता है, नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा एंगल, तो त्रिभुज ला ही नहीं करेगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी गलत हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा, प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री से बड़ा लीजिएगा, मान लीजिए 60 डिग्री से बड़ा लेते हैं, तो एक 70 ले लेते हैं, एक 80 ले लेते हैं। तो देखिए 70 80 150, हमको पुराना है 180, तो यहाँ पर कितना 30, तो यहाँ तो 30 चाहिए। और यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक कोण 60 से बड़ा, तो सभी कोण तो 60 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो भी कोण बड़ा लेते हैं तो तीसरा छोटा लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भी गलत है। दो न्यून कोण क्या हो जाता है, अब मान लीजिए दो न्यून कोण लेते हैं, दो न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, ये मान लीजिए 60 लेते हैं, और ये ले लेते हैं मान लीजिए ये भी ले लेते हैं मान लीजिए 50, तो ये कितना हो गया 110, और हमको यहाँ पर 180 के बराबर पड़ा, तो यहाँ हमको कितना लेना होगा 70, तो ये हमारा 70। तो दो न्यून कोण लेते हैं, तो एक 70 न्यून कोण मतलब बड़ा, हाँ। तो ये देखिए दो न्यून कोण मान लीजिए हम पहले शुरुआत में 60 और 50 लेते हैं, तो एक 70 ले सकते हैं, तो ये थोड़ा ये ठीक है। दो अधिक कोण, अगर फिर से दो अधिक कोण लीजिएगा दो अधिक कोण बोल रहा है, अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 100 ही ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं 110 या कुछ भी लेते हैं, तो हमारा 100 अब प्लस मान लीजिए कि 92 लेते हैं, तो हमारा एक ही 180 ही पुरना चाहिए। तो 90 से जब बड़ा लोगे, तो यहाँ से 180 दो कोण में आपका 180 से बड़ा हो जाएगा, तीसरा कोण का पता ही नहीं चला। इस तरह से त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो आपका त्रिभुज किस में बनेगा, तो जब हम दो न्यून कोण दो न्यून कोण लेंगे, तो ऑप्शन बी, जब हम दो न्यून कोण लेते हैं, कम से कम एक त्रिभुज बनाने में दो न्यून कोण ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन बी
राइट हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंडर और एक शंकु का समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात है। एक सिलेंडर और एक शंकु, किससे किससे बात हो रहा है? तो सिलेंडर और शंकु के बीच बात हो रहा है। ठीक है, तो एक सिलेंडर और एक शंकु का समान आधार, समान आधार है। मतलब जो आधार मतलब क्या होता है? रेडियस बोल रहा है। सब समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई, मतलब आधार का जो त्रिज्या है मतलब रेडियस है वो समान है और समान ऊंचाई है। हाइट भी एक दूसरे का सेम है, समान ऊंचाई है। तो बेलन के आयतन, किस पे हमको बात करना है? आयतन पे बात करना है। आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात। तो यहाँ पे आयतन का शंकु आगे है तो शंकु को आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, तो ये आप बन जाएगा हमारा अच्छा से। यहाँ पर कर देते हैं सिलेंडर, और ये किस में पूछ रहा है? तो आयतन। आयतन, ठीक है, आयतन किसका? शंकु का, और आयतन सिलेंडर का। तो आयतन फॉर्मूला जानते हैं? शंकु का आयतन क्या होता है? किसी को पता है? बता सकते हैं। वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि r इक्वल टू एच है, मतलब त्रिज्या बराबर ऊंचाई है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h के लिए हम यहाँ r ले सकते हैं क्योंकि दोनों बोला है बराबर है, और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर और r। तो देखिए यहाँ से पाई खत्म, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये दोनों खत्म, बचा 1/3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या होगा? 1:3। ठीक है, तो आपका देखोगे यहाँ पूछा है कि बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात। सॉरी, यहाँ पर पूछा है बेलन के आयतन, मतलब पहले पूछा है बेलन और उसके बाद पूछा है किसका? शंकु। तो बेलन का क्या निकला है? बेलन का है, यहाँ से बेलन का ये है तो 1, और शंकु का क्या है? 1/3। ठीक ना, तो 3 इधर गया और 1, तो आपका अनुपात क्या आएगा? 3/3 अनुपात 1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ गया, कुछ नहीं था यहाँ पर। अब सिलेंडर मतलब बेलन और शंकु मतलब कोन, इंग्लिश में बोले तो कोन, दोनों का जो आधार का त्रिज्या है ना वो दिया हुआ था r मान लेते हैं, और वो बराबर बोल रहा है कि जो त्रिज्या है आधार का त्रिज्या वो समान है ऊंचाई का। दोनों के जो, जैसे ये देखिए ये हो गया सिलेंडर, तो यहाँ पर ये हो गया सिलेंडर, तो ये क्या हो गया? h हो गया, और ये हो गया कोन, तो यहाँ भी ये जो है h हो गया। तो बोल रहा है कि ये h और यहाँ पर इसका r और इसका r दोनों क्या है? आपस में बराबर है। और फिर आयतन, आयतन में अनुपात आयतन का पूछा है, तो आयतन का दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कॉपी में नोट करके याद करिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक ना, बस, और उसका रेशियो निकालना था, बस। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण इतना का 4 और 19 एक हल हो तो a का मान क्या होगा? तो कोई बात नहीं, हल है तो 4 है, यहाँ पर 19 है, अब ब्रैकेट बंद है, तो ये इसका मतलब x का मान है और ये इसका मतलब y का मान है। तो y बराबर ax + 3 है, तो y के मान के जगह 19 और a और x के मान के जगह 4 + 3, तो 19 ये पर होगा 4a + 3, तो 19 - 3 = 4a, तो यहाँ पर 16 4a, 16 से ये गया तो a बराबर कितना हो गया? 4, तो a का मान कितना निकला? 4, तो ऑप्शन ए राइट। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया बढ़कर इतना हो जाएगा? मतलब ये रुपया बोल रहा है तो इसका मतलब ये जो है p जो है आपका मूलधन है, अब बढ़कर हुआ है तो ये मतलब मिश्रधन अमाउंट बन गया इतना रुपया। ठीक है, ये इतना रुपया, और रेट दिया हुआ है कितना? 5 वर्ष। ठीक ना, अब पूछा है कि टाइम आपसे पूछ रहा है ईयर्स में, तो कुछ ने आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि a बराबर p × 1 + r 100 में
टाइम, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आप देखिए ए की जगह आपका दिया हुआ है 1852.20 इक्वल टू पी का मान दिया हुआ है 16, 1 प्लस आर का मान दिया हुआ है 5/100 और टी आपको निकालना है, ठीक ना। तो देखो तो क्या कर सकते हो, 1852.20 इक्वल टू 1600 और यहाँ से यहाँ काट दोगे तो 1 बार में और 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20 से 21 यहाँ पर टी, ठीक है। तो हमारा फिर यहाँ से 10 यहाँ काट दो तो 18522 और 160, इसको इधर ले आते हैं तो ये 0, ठीक है। तो 10 तो काट ही दिए थे ना हम लोग, तो ये इतना आया बराबर 21 और 20 का 21/20 पे पावर टी, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कटिंग नहीं करें, यहाँ मान लेते हैं हम कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ उतरा और डेसिमल, यहाँ से डेसिमल उड़ेगा तो 2 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक 20 का इतना कितना बार में है, तो 20 4, ठीक है। दुका दो 4, दुका दो एक बार कटेगा, रुक जाइए, इसको क्या है ना, इसको एक बार काट लेते हैं थोड़ा सा, इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 18, 4 दुका 9 18, ठीक है, दुका 4, 1 चौका 12, फिर 1 और इधर से काटेंगे तो 4 8, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि 1 0 हम लोग यहाँ से, यहाँ कुछ गलत है समझे ना, यहाँ पर 1 0 और होगा, यहाँ क्वेश्चन में गलती हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन में गलती होगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 काटेंगे तब यहाँ आएगा 2 और 1 यहाँ डेसिमल उड़ेगा तो इसका 0 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, एक यहाँ क्वेश्चन में गलती है कुछ, ठीक ना। तो यहाँ हुआ तो 92 बटा इतना आया। अब इसका कितना करे कि हमारा टी के बराबर आ जाएगा, तो देखिए हम लिखते हैं 9261/8000 इक्वल टू 21/20/t। तो आप देखिए जब हम करेंगे तो 21/20 का होल क्यूब, 21/20 का टी, तो टी का पावर कितना निकला 3, मतलब 3 साल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ए। आगे बढ़ते हैं, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है, तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन आपका रिपीटेड पूछ रहा है, होमवर्क नहीं देंगे, सॉल्व ही कर देते हैं क्योंकि बहुत बच्चे नए जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर में होता है 3 माध्यक -2 माध्य, यही होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो फिर हम लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर में 3 माध्य को हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि माध्यक प्लस में 2 माध्यक और -2 माध्य हो सकता है ऐसे। अब देखिए यहाँ से बहुलक माइनस
माध्यक बराबर 2 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक में माइनस माध्यक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये दिया हुआ है, इस पूरे का मान दिया हुआ आपका 24 बराबर, अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 2 से इसका गया तो 12 बार में। ठीक है, तो माध्यक माइनस माध्य, तो आपका कितना निकला, माध्यक तथा माध्य का अंतर निकला 12, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसे किस रूप में कहा जाता है। मतलब एक परिभाषा आपको दिया कि एक बिंदु से एक बिंदु, मान लेते बिंदु है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु मान लेते बी है, तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, सीधी रेखा खींच रहे हैं तो इस किस रूप में परिभाषित, मतलब उसे किस रूप में कहा जाता है, उसे किस रूप में कहा जाता है, तो उसे एक अभिधारणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिधारणा। आगे, एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है तथा एक मूल 4 है तो वो बहुपद होगा। देखिए, द्विघात का मूल मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, उसका मान आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तथा एक मूल उसमें मान लेते हैं कि अल्फ़ा का मान आपको 4 दिया हुआ है, तो वह बहुपद आपको निकालना है। ठीक ना, तो निकल जाएगा। पहले तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 4 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो 4 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखते हैं अल्फ़ा का मान, तो 4 प्लस बीटा बराबर -b/a, जो इसका मान आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से बीटा का मान कितना निकलेगा, -4, तो बीटा का मान निकल गया। अल्फ़ा का मान भी आपके पास है, तो अल्फ़ा गुना में बीटा, अल्फ़ा गुना में बीटा क्या होगा, 0 गुना में 4 तो 0 होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब आपको एक बोल रहा है कि बहुपद बनाने हैं। क्या बोल रहा है, बहुपद का निर्माण करने। तो बहुपद का निर्माण कैसे होता है, बहुपद का निर्माण होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा गुना में बीटा, यही होता है बनाने का तरीका। तो x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मान है, 0 गुना में x प्लस अल्फ़ा गुना में बीटा, फिर ये भी आपका कितना आया, 0, तो x², तो x², तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग है 0 तथा एक मूल है 4। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है। देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा का मान तो हमारे पास है ही 4, अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या था, 4 था। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मान रखे थे, तो इस इक्वेशन में मान रखे थे अल्फ़ा का मान 4 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा का मान है 4, तो अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान -4। तो अगर हम अल्फ़ा गुना में बीटा निकाल रहे थे, यहाँ से अल्फ़ा गुना में बीटा, तो यहाँ पर तो अल्फ़ा का मान 4 था, ये था -4, तो हमारा -16 ना आएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक ना, तो ये हुआ। अब बहुपद बनाने का हमको ये वाला जनरल फार्मूला पता होता है, तो बस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान पुट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो ठीक है 0 है गुना में x प्लस, लेकिन अल्फ़ा गुना में बीटा का मान कितना है, -16, तो यहाँ पर ये इसका मान हो गया 0 और ये हो गया प्लस -16, तो x² -16, तो आपका आंसर क्या हुआ, x² -16, ये आपका बहुपद आ गया। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया ए। तो इस तरह से आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के, मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।